नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। आज का विषय तो आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। ग्रह जब करता है अपने ही भाव को अत्यंत शुभ या फिर अशुभ, ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं? अगर कोई ग्रह किसी भाव में अपनी राशि में हो करके स्थित हो और उस भाव का वो कारक भी हो, तो ऐसी स्थिति में या तो वह अत्यंत अशुभ फल देने की सूचना देगा और या फिर अत्यंत शुभ फल की सूचना देगा। इसका कारण ये है कि जब ऐसे किसी ग्रह पर कोई शुभ या फिर अशुभ प्रभाव पड़ेगा किसी दूसरे ग्रह का दृष्टि के कारण से या अन्य कारण से, तो वो प्रभाव ना केवल उस भाव पर पड़ेगा, ना केवल उस भावेश पर पड़ेगा, बल्कि उस भाव के कारक पर भी पड़ेगा। मतलब प्रभाव तीनों मौलिक कारकों फैक्ट्स पर पड़ेगा। इसलिए शुभता या अशुभता भी पूर्ण रूप से सूचित होगी। जैसे अगर गुरु पंचम भाव में अपनी ही राशि में स्थित हो और किसी नैसर्गिक पापी ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, दृष्ट हो या फिर युक्त हो, तो उस पाप ग्रह का प्रभाव संतान सुख को कम करने वाला सूचित होता है। तीनों अंग उससे प्रभावित होंगे, तीनों फैक्ट्स प्रभावित हो रहे होंगे। इस कारण से यहाँ पाप ग्रह का प्रभाव संतान भाव पर, संतान भावेश पर और संतान के कारक गुरु पर एक साथ पड़ेगा, जिसके कारण ये योग संतान सुख में कमी का सूचक बन जाएगा। इसी तरह से गुरु ग्रह जब पंचम भाव में अपनी ही राशि में स्थित होगा और पंचम भाव और गुरु को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो या पंचम भाव और गुरु के साथ कोई शुभ ग्रह युक्त हो, तो इन तीनों अंगों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। तीनों अंग, तीनों फैक्ट्स, भाव, भावेश और कारक, इन पर शुभ ग्रह के प्रभाव के कारण ऐसा योग संतान सुख में वृद्धि करने वाला निश्चित रूप से होगा और ये वृद्धि अत्यंत वृद्धि करने वाला योग बनता है। मतलब संतान की संख्या में भी वृद्धि होती है और संतान में मन चाहे संतान में भी वृद्धि की सूचना मिलती है। इस तरह से आप देखेंगे कि ज्योतिष का एक सुमान्य नियम कारको भावनाशा, ये बड़ा प्रचलित सिद्धांत है और ये सिद्धांत हमेशा मान्य हर जगह पर नहीं होता। यहाँ ये सिद्धांत मान्य नहीं हो रहा क्योंकि कारक के अपने भाव और अपनी राशि में स्थित होने से भावेश के अनिष्ट फल की कल्पना हर स्थिति में लागू नहीं होती, क्योंकि शुभ दृष्टि से बहुत अच्छे फल की प्राप्ति अनेक अपने अनुभवों में भी आप देख सकते हैं। मैंने हजारों कुंडलियों में अपने अनुभव के अनुसार देखी भी हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि संतान सुख के संबंध में विचार जब कर रहे हों, तो उस समय पंचम के अलावा नवम भाव भी जरूर विचार नवम भाव से भी कर लेना जरूरी है, क्योंकि नवम भाव पंचम भाव से पंचम भाव होने के कारण ये भाव भी संतान का सूचक भाव माना गया है। इसके बाद अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे कि मंगल है, शनि है या फिर सूर्य है। अब एक दूसरी बात, अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे कि मंगल है, शनि है या फिर सूर्य है, जो नैसर्गिक माने ही जाते हैं, स्वभाव रूप से माने जाते हैं पाप ग्रह। इसके अलावा चंद्रमा भी अगर पक्ष बल में कमजोर है, निर्बल है, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के मध्य क्षीण चंद्रमा भी पापी ग्रह माना गया है, तो ये भी पापी बन जाएगा। और बुध जो कि स्वयं तो एक शुभ ग्रह माना गया है, परंतु पाप ग्रहों के साथ ये भी पापी माना जाता है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी पापी ग्रह, चाहे बुध हो या कोई भी हो, ये जब अपनी राशि वाले भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, उस दृष्टि वाले भाव के सुख या जीवन की हानि या फिर नाश करने वाला प्रभाव इनका हो जाता है। मतलब यह है कि उस दृष्टि वाले भाव के विषय में
उस भाव से जिस जीव का विचार किया जाता है, जिस रिश्ते का विचार किया जाता है, उसकी हानि का संकेत मिलता है। जैसे पंचम भाव में कुंभ राशि में अगर सूर्य स्थित हो, तो इसका मतलब है सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर होगी। बड़े भाई का या बड़ी बहन का विचार इस स्थान से यानी 11वें स्थान से किया जाता है। तो इस कारण से उनके सुख के नाश की सूचना ये योग देगा। हालांकि शास्त्रों में एक प्रसिद्ध नियम भी है, जो कि भाव अपने स्वामी द्वारा युक्त या फिर दृष्ट हो, उस भाव की वृद्धि होती है। परंतु अनेक कुंडलियों पर हमारा अपना विशेष अनुभव भी है, और ज्योतिष के अनेक विद्वानों का भी यही अनुभव है कि ये नियम जो जीवन के विषय में है, यानी 11वें भाव से संबंधित बड़े भाई या बड़े बहन के विषय में है, उस पर ये विषय या नियम लागू नहीं होता। मतलब यह है कि सूर्य के एकादश स्थान में अपनी ही राशि को देखने से फल एकादश भाव से संबंधित जो दूसरा पक्ष है या अन्य पक्ष हैं, उनसे तो उन विषयों में तो लाभ होगा ही होगा। जैसे एकादश भाव यानी 11वें भाव से संबंधित है आय पक्ष, मतलब इनकम का स्थान भी है, तो इनकम के मामले में तो हानि नहीं होगी, बल्कि लाभ ही करवाने वाला ये योग बन जाएगा। परंतु एकादश भाव के जीवन के विषय में अगर विचार किया जाए, तो इस विषय में 11वें भाव से देखा जाता है बड़े भाई और बड़ी बहन का विचार किया जाता है। तो बड़े भाई या बड़ी बहन के सुख या उससे संबंधों के विषय में वृद्धि नहीं होकर के उल्टा कमी का ये संकेत मिलता है। तो यहाँ या तो बड़े भाई बहन का जीवन ही नहीं होगा, यानी वो होंगे ही नहीं, वो स्वयं ही बड़ा होगा, और या फिर बड़े भाई या बहन हैं तो उनसे उनके विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा, उनसे दूरी होगी विचारों से भी, और उनके सुख की भी उनको प्राप्ति नहीं होगी। सुख की कमी करने वाला ये योग इस प्रकार से बन जाएगा। चाहे मतभेद हो या फिर दूरी हो या फिर उसके बड़े भाई बहन का ना होना हो, तो इन सब सुखों से वो जातक या जातिका वंचित रहेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो था उसमें विशेष रूप से आपने समझा कि ग्रह ऐसे योग भी बनाते हैं जो अपने स्थान को देखते हुए, अपने स्थान पर दृष्टि डालते हुए कुछ विशेष फलादेश सूचित होता है। आज के ये 2 की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की। ज्योतिष के विद्यार्थियों को ये स्मरण रखना चाहिए। और इसके साथ मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ कि मैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूँ नक्षत्र गणना के अनुसार। नक्षत्रों की पद्धति के अनुसार ज्योतिषीय विश्लेषण अगर किया जाए तो उस पद्धति से फलादेश बड़े सटीक प्राप्त होते हैं। फलादेश में सूक्ष्मता रहती है। इसलिए अगर आप या आपका कोई मित्र ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूर्व ही अपॉइंटमेंट ले लेनी होगी। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए फ़ीस की पूछताछ भी आप उसी समय ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे की पॉइंट्स अभी बहुत हैं जो ज्योतिष के सिद्धांतों से मैच करते भी हैं और नहीं भी करते। नमस्कार।